यहाँ तक कि हमारी माताओं को स्तन है उनको ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था। अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, छाती को ढकने के लिए उसका भी टैक्स लिया जाता था। ये इस देश की व्यवस्था थी। उस देश 1,12,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। एसपी, डीएम, जिलों के अंदर 41 जो थे एसपी और डीएसपी आपके अपने थे। वो सत्ता की ताकत थी। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अपनी जब बात रखी तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन आखिरी क्षणों में जब आपने वो तालियां बजाई थी तो मुझे लगा कि आपके अंदर दिल की चाहत जो है वो वाकई में दिल में चाहत तो है। और वो जो शब्द थे वो उत्तर प्रदेश की सरकार और बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर थे। मुझे बहुत खुशी हुई। साथियों, आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा अतीत में जाएं, 75 साल के राजनीतिक इतिहास को अगर खंगालने का हम प्रयत्न करें तो, और आज हम ये एक सीरियल हमारे बीच में आ रहा है, एक महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम उस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन देखने के साथ हम अंदर से पीड़ा होती है कि वाकई में उस सीरियल के अंदर जितना दिखाया जा रहा है, सच्चाई तो यह है कि वो कम से कम आपको 10 या 15% के आधार पर ही दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे 100 बाकी की 90% की जो कुरीतियां हैं वो आपके सामने नहीं आ रही हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जितना हम देख रहे हैं कि हमारा दिल कितना कचोट रहा है, किस तरह परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को पढ़ने के लिए रोका जा रहा है, मारा जा रहा है, परिवार के साथ दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्या हालत बना दी है उस समय के। तो मैं ये देख के हैरान हूँ कि बाबा साहब ने कितने संकट झेलकर, कितने संकट के अंदर और इस तरह के यहाँ पर आपको यहाँ लाकर खड़ा किया है। उन्होंने कितना संकट झेला होगा, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की किस तरह की आहुतियाँ दी हैं, ये वाकई में बहुत दुखद है। और हम संतुष्टि इस बात के हैं कि आज हम बाबा साहब को पढ़कर, बाबा साहब के आशीर्वाद से जो हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज अगर हम यहाँ पर देखें, आज हम साड़ी पहन के बैठे हैं, चमकीली साड़ियाँ हम देख रहे हैं, चमकीले यहाँ पर वस्त्र देख रहे हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो है बाबा साहब की देन है। और जब हम एक चीज़ आपको और बता दें महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को बताना बहुत आवश्यक है। जब देश में आज़ाद नहीं हुआ था, जब मनुवादी स्थिति चरम सीमा पर थी, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो नग्न अवस्था थी हमारी, हमें वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, कोई भी ऐसे हमारे पास अधिकार नहीं थे। यहाँ तक कि हमारी माताओं को ये स्तन धरने का स्तन है उनको ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था। अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, छाती को ढकने के लिए उसका भी टैक्स लिया जाता था। ये इस देश की व्यवस्था थी। उस देश की व्यवस्था में बाबा साहब ने वहाँ पर जागरूक किया है। आज हम जो यहाँ हैं तो सब सीधी बाबा साहब की देन है। तो इसका हमें बाबा साहब का बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में हमें लाके यहाँ खड़ा किया है। लेकिन अब हमें तो यहाँ खड़ा कर दिया, लेकिन हमने उसको बाबा साहब को भूलना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ से फिसलती गई। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का 1956 में परिनिर्माण हुआ। तो परिनिर्माण होने के बाद 30 साल तक, 1960 से लेकर 1990 तक परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब को आप पूरी तरह भूल गए थे। क्यों? उसकी जिम्मेवारी सीधी इन सरकारों की थी। बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं था। धन्य हो काशीराम साहब का हम धन्यवाद करते हैं कि जब बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद जब देखा कि देश की महान शक्ति ही क्या, ये विश्व की महान शक्ति है। और इस महान शक्ति ने ही इतना संघर्ष करके यहाँ पर अगर मैं उनकी जो काशीराम साहब ने जो नौकरी की, वो भी उन्होंने कहा कि ये नौकरी की देन है, वो सीधी बाबा साहब की देन है। आज उसी के आधार पर मैं यहाँ हूँ। तो 1990 के अंदर जो हम ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने या बीपी सिंह की सरकार ने जो उनको भारत रत्न दिया था, वो भारत रत्न बीपी सिंह की सरकार ने नहीं दिया था। वो मान्यवर काशीराम साहब का दबाव था। इन सरकारों का दबाव नहीं था, वो मजबूरी थी। क्योंकि जब काशीराम साहब ने जब बाबा साहब के विषय में पढ़ने के बाद जब बाबा साहब को आगे रखा, तब उनको लगा कि अब ये बाबा साहब को भी आगे रख रहे हैं, तो इसको रोकने का एक ही कारण है अब, क्योंकि इनको भारत रत्न देना होगा, क्योंकि वो काशीराम साहब की डिमांड थी।
और जब डिमांड थी, उस डिमांड के साथ साथ हमने ये देखा कि भी हमें भी उस सत्ता का सदुपयोग करना होगा। 1973 के अंदर मान्यवर काशीराम साहब ने एक बड़ा संगठन बनाने का प्रयास किया, बहुत बड़ा संगठन। उससे पहले 1971 से पहले उन्होंने उसकी नींव डाल दी थी, और 1971 में जब नींव डाल दी थी, बामसेफ एक संस्था है, बामसेफ है कि बैकवर्ड माइनॉरिटी के जो सरकारी कर्मचारी थे, जो बाबा साहब का जो आशीर्वाद से हम लोग जो सरकारी मशीनरी में आए थे, उस सरकारी मशीनरी के अंदर उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है माननीय काशीराम साहब की सोच थी कि सरकारी नौकरी के लोग हैं, ये मेरी बात सुनेंगे और इनकी बात पर आम जनता बहुत आराम से इसका विश्वास कर लेगी, क्योंकि जनता का जो विश्वास जो है राजनीतिकों के ऊपर से हटता जा रहा था। तो मान्यवर काशीराम साहब की सोच थी कि हम जो सरकारी मशीनरी के लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, और एक बामसेफ की स्थापना की 1973 के अंदर, और 1976 के अंदर बामसेफ को बना के तैयार किया। ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये बामसेफ इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी कि बामसेफ के लिए जो आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इससे थर्राने लगा था कि वाकई में काशीराम साहब ने क्योंकि हमारे जो लोग थे, जो बामसेफ के लोग थे, बहुत जल्दी समझ रहे थे इस चीज़ को, वाकई में देश के अंदर जो हालात पैदा कर दिए हैं अब, क्योंकि सरकारी मशीनरी के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उससे बड़ी ताकत जो होती है वो राजनीति में होती है। राजनेता की ताकत जो सर्वोत्तम प्रदेश के अंदर मानी जाती है। इसी आधार पर काशीराम साहब ने 1984 में आपकी अपनी पार्टी की स्थापना करी, बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने का कारण ही यही था कि सत्ता की ताकत को अगर बरकरार रखना है, उसे समाज को लाभ देना है, तो हमें राजनीति में करनी होती। लेकिन राजनीति के साथ सबसे पहले हमारा कार्य था बहुजन समाज पार्टी का एक समाज को जोड़ने का काम, प्रेम भाव बनाने का काम, यही बहुजन समाज पार्टी का काम था। और इसी जो काशीराम साहब ने जो अपना जो पैगाम आगे बढ़ाया था, वो इसी के मुद्दे नजर रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी को चार बार उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उसका 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये आप ही की देन है। और आज तक देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार में, मेरे ख्याल में समझ रहा हूं कि यहाँ के लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, और सत्ता का स्वाद अगर सत्ता का भली भांति स्वाद अगर दलित समाज ने अगर कहीं और बैकवर्ड समाज ने अगर कहीं चखा है तो उत्तर प्रदेश में चखा है। क्योंकि बहन जी ने स्पष्ट ये कहा था, जितने भी हमारे दलित समाज के अधिकारी थे, उन्होंने कहा था, अगर आपने यहाँ पर समाज के काम में कहीं कोताही बरती, दूसरे समाज के लोगों को तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ बख्शूंगी नहीं, क्योंकि आप अपने संविधान के अनुसार और अपने नियमानुसार आप काम करेंगे। क्यों नियमानुसार काम करने का मतलब यही हुआ कि आप जो है दलित समाज को आप देखें कितने लाख हेक्टेयर जमीन जो थी दलित समाज को बांटी गई थी, वो सिर्फ बहन जी की देन थी। और गांव में यहाँ देखते हैं कि हमारे 4th क्लास एम्प्लॉइज 1,12,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। एसपी डीएम कितने और 70 जिलों के अंदर 41 जो थे एसपी और डीएसपी आपके अपने थे। वो सत्ता की ताकत थी। तो यही हम ये चाहते थे कि ऐसी सत्ता हमारे बीच में आए, और यही जो बार बार हमारी जो बहन है, ये बनारी एडवोकेट साहब जो आया है अम्बेडकर जी ने, ये बार बार इसी चीज़ को बताया जा रहा है हमें कि किसी तरह हमें सत्ता हाथ में लेना पड़ेगा। लेकिन हम भी एक कसम खा के बैठते हैं, हमने भी कसम खा के बैठती है कि सत्ता हमने हाथ में नहीं लेनी है बेटा, सत्ता हमने अपने हाथ में नहीं लेनी है, सत्ता आपके हाथ में लेनी है हमने। आप भी बड़े भोले हैं, इतने आराम से सत्ता इनके हाथ में दे देते हैं। और आज के टाइम में दिल्ली में आप ये देख रहे हैं, कि एक मुफ्तखोरी की हमारे अंदर एक आदत डाल दी है, आप एक मुफ्तखोरी की आदत में आप ये देखिए, एक आपको 5 किलो का अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज की कीमत आप देख रहे हैं, एक महीने में 5 किलो आपको अनाज मिलता है, 100 रुपए का एक 5 किलो अनाज है, सिर्फ 100 रुपए का। और आपको बिजली जो मुफ्त दी जा रही है, बिजली की कीमत आप महीने में एक बार मानेंगे, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, 100, 150, 200 रुपए की बिजली है आपकी, 300 आपके यहाँ हो जाते हैं। पानी भी आप मानोगे 100-200 रुपए का पानी हो गया, 500 रुपए यहाँ हो जाते हैं। और छोटा मोटा और भी कहीं ये दे भी रहे होंगे, तो मैं मानता हूँ कि आप 1000 रुपए महीने में, आपको 1000 रुपए महीने का सिर्फ ये सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर यही सरकार चाहे, आप देखिए आपको किस उलझन में डाल दिया है, मुफ्त की आदत डाल दी है कि अनाज भी आपको मुफ्त दिया जा रहा है, आपको ये पानी भी मुफ्त दिया जा रहा है, बिजली भी मुफ्त दी जा रही है, लेकिन आपके पास रोजगार नहीं है।
रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार जो है, अगर आपकी रोजगार लगता है तो आपको कम से कम 35-40 हजार रुपये महीने आप मिलेगा। 35-40 हजार में क्या आप ये 5 किलो अनाज लेंगे? क्यों लेंगे 5 किलो अनाज? उन्हें पता है कि इनको इसी स्थिति में ला के रखना है। आपको मुफ्त की जो आदत इन्होंने डाल दी है, रोजगार पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये मैं किसी सरकार की, मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार की तो बात कर ही रहा हूँ, भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। और ये अब जो दिल्ली सरकार में जो एजेंडा चला था मुफ्तखोरी का, वो देश के और देशों में भी बिजली फ्री करने की योजना बनाई है। उन्हें ये पता चल गया है कि यहाँ के समाज की नब्ज जो है ना, यही है। इस नब्ज को पकड़ लो तो सत्ता हमारे हाथ में रहेगी, सत्ता हमारे हाथ में रहेगी। और ये सत्ता का जो स्वाद है ना, ये लोग इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हम सत्ता जो है तुरंत जो है अपने वोट की, जो हमें सत्ता जो बाबा साहब ने दी है, वोट की ताकत जो दी है, उस ताकत का हम पूरी तरह सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह कहीं भी सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव का समय, आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन चुनाव का समय जब आता है तो हम अपने आप को यहाँ पटों पर हाथ मारते हैं और फिर दूर जाके खड़े हो जाते हैं कि ये वोट अब देखें हमारे पास कैसे लेने आएगा। उस जो चुनाव में जो आपका कैंडिडेट खड़ा होता है, उसकी बुराइयां शुरू हम लोग कर देते हैं, हम उसको बुराइयां जो है हम उसकी शुरू कर देते हैं। तो मैं सिर्फ ज़्यादा समय का अभाव है, मेरे पास इशारा आ गया है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मेरे यहाँ पर जो बुलाया, आज यहाँ पर आपने बुलाया, तो मेरी एक से है कि आप सीधा सिर्फ एक अपने वोट का 2022 में, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, 2022 में दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होगा, और 2024 तो अभी बाद है, लेकिन आप 2022 जो बहुत नज़दीक है, 7-8 महीने की बात है, इसमें आप अपना वोटों का सही सदुपयोग कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक चीज नोट कर लें, आप ये देखें कि दिल्ली में इतने बड़े कारोबार, बिजनेस, आपका करोल बाग मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, आपका खान मार्केट है, आपका पुरानी दिल्ली मार्केट है, आपका कहीं भी बड़े बड़े मार्केट देख लें। क्या आप कहीं बता सकते हैं कि आपके व्यक्ति की कहीं का कोई दुकान है वहाँ? कहीं कोई बता सकते हैं कितने % आप लोगों की वहाँ पर दुकानें हैं? आपका कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक झुंझुना दिया हुआ है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है आपके पास। झुग्गी झोपड़ी के अलावा आपके झुग्गी झोपड़े 70 साल में भी तभी यही हालत थी और आज भी यही हालत है। इस हालत को बदलने के लिए मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप अपने वोट का सदुपयोग करें, और वोट का सदुपयोग करने के साथ साथ ये जो बहनों ने हमारी कहा है कि आडंबर जो है अपने आप छूट जाएगा, और ये सत्ता की ताकत का स्वाद एक बार आपको लग गया तो लंबे अरसे तक लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।